नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी बीना सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा नेता अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में परिवर्तन संकल्प महासभा को किया संबोधित। कहा, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को बनाया कांग्रेस के दरबार का एटीएम। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप। पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में हुए शामिल। तेलंगाना में भाजपा के चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने करीमनगर में जनसभा को किया संबोधित। बीआरएस सरकार पर किया कड़ा प्रहार। बीआरएस और कांग्रेस का प्रचार अभियान भी जारी। छब्बीस हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। विवाहित महिला की अर्जी खारिज करते हुए कहा, जन्म के बाद अगर बच्चे की मां चाहे तो उसे गोद दे सकती है। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 नवंबर तक टली। कोर्ट पहले इस पर विचार करेगा कि क्या परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई लायक है या नहीं। मुस्लिम पक्ष ने कहा, हिंदू पक्ष का दावा सुनवाई के लायक ही नहीं है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा रद्द। निचली अदालत से दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर बरी। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की हुई वापसी। 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट सहित 5 खेलों को आईओसी ने दी मंजूरी। इससे पहले 1900 के ओलंपिक में अंतिम बार क्रिकेट को मिली थी जगह। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। यह जानकारी एएसजी एसवी राजू ने आज सुप्रीम कोर्ट को दी। अदालत में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना ने एएसजी एसवी राजू से पूछा कि कोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई के दौरान उठाए गए सवालों पर ईडी का क्या कहना है। इस पर एएसजी ने बताया कि ईडी आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। इस मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। कोर्ट पहले इस पर विचार करेगा कि क्या परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई लायक है या नहीं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष का दावा सुनवाई के लायक ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य को कांग्रेस के भ्रष्टाचार का एटीएम बना दिया है। ये भ्रष्टाचार की चेन छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक है। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के
दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बना। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग की युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। अमित शाह ने राज्य के सारे घोटालों के बारे में बताते हुए कहा कि जहां जहां कांग्रेस जाती है वहां वहां पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार की चेन बन जाती है। देश की जनता अब और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को नहीं झेल सकती। घोटालों की इतनी बड़ी सूची मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कहीं नहीं देखी। शराब घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे, इसलिए डरकर घर में शादी कराते हैं। कोयला परिवहन घोटाला 550 करोड़ का किया। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान घोटाला 1300 करोड़ से ज्यादा रुपयों का घोटाला किया। 600 करोड़ का उन्होंने पीडीएस घोटाला फिर से किया। महादेव ऐप का 5000 करोड़ का घोटाला करने का काम इस भूपेश बघेल सरकार ने किया। इस दौरान अमित शाह पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजनांदगांव सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और बीजेपी ये चुनाव जीतेगी। नामांकन के अवसर पर राजनांदगांव आने के लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की बीआरएस सरकार पर निशाना साधा। केसीआर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हो गया है आपको? तेलंगाना की राज्य की जनता ने लगातार आपको 2 बार आपकी सरकार बनाई है, 9 वर्ष का समय गुजर गया है। क्यों नहीं तेलंगाना का विकास हो पाया है? तेलंगाना की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। तेलंगाना डेवलपमेंट का पोटेंशियल तेलंगाना के लोगों के अंदर है। तेलंगाना के लोग परिश्रम करने वाले हैं, हार्ड वर्क करने वाले हैं, स्किल है, कुशलता है, गुणवत्ता है, सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी केसीआर जी, मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं, क्यों नहीं तेलंगाना राज्य का विकास हो पाया? यह हिंदुस्तान की जनता इस सवाल का आपसे जवाब चाहती है। ईसाई मिशनरियों द्वारा चीनी मलाई का नाम बदलकर यीशु मलाई या कलवारी मलाई करने की मांग करने वाले भाषणों और प्रयासों के बाद हिंदू और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा को चेन्नमलाई में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। विरोध का कारण दरअसल ये है कि चेन्नीमलाई इरोड और कोयम्बटूर के बीच स्थित है। इसे देवनागरी में सिरागिरी और चेन्नईयागिरी और तमिल में चेन्नीमलाई के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ी अपने आधार पर स्थित शहर को अपना नाम देती है। इस पहाड़ी को सिगरागिरी, पुष्पागिरी और सिरागिरी के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से भगवान मुरुगन की स्तुति करने वाले श्रद्धेय भजन कंडा षष्ठी कवचम का मंचन पहली बार इस मंदिर में श्री बाला देवराय स्वामीगल द्वारा किया गया था। कतकोडिकड़ में 17 सितंबर को जॉन पीटर के आवास पर एक ईसाई प्रार्थना सभा हुई। इस प्रार्थना सभा के बाद वहां तनाव फैल गया था।
सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने राम मंदिर और हिंदू महासभा को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को एक नाटक बताया। वहीं उन्होंने कहा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा के कारण हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद एक बार फिर सियासी हलचल पैदा हो गई है। उनके इस विवादित बयान पर कई दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में इस प्रत्याशा में गए थे कि समाजवादी पार्टी की किंचित सरकार बन जाएगी और उस पर पुनः उनको मंत्री पद मिल जाएगा। लेकिन आज वो राजनीति के हाशिए पे खड़े हैं। मंत्री पद भी गया और जहाँ खड़े हैं वहाँ भी कहीं कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ऐसे में ये हताशा निराशा का उनका बयान है और प्रलाप है। राजनीतिक चर्चाओं में बने रहने के लिए, मीडिया की चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य जी करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने संभवतः देश के विभाजन को लेकर बयान दिया है और जिसमें उन्होंने किसी संगठन का नाम लिया है कि विभाजन के लिए वो जिम्मेदार है। इसके बयान की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि पूरा देश जानता है कि देश का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को ये बयान देने की क्या आवश्यकता पड़ गई ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे मुद्दों पर बात करना जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से लगातार सनातन को नीची बताते हैं, मुझको लगता है माननीय अखिलेश यादव जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सख्त से सख्त इस विषय पर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति रोज जहर घोलता है, एक दिन की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक विवाहित महिला को 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की मांग कर रही विवाहिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाज़त नहीं दी। कोर्ट ने कहा, बच्चे की हृदय की धड़कन बंद करने की इजाज़त नहीं दे सकते। कोर्ट में पेश की गई एम्स की नई रिपोर्ट में बताया गया कि कोख में पल रहा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, उसमें कोई विकृति भी नहीं है। एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि गर्भ जारी रखा जाने को लेकर महिला की इच्छा का सवाल अब खत्म हो चुका है। सरकार महिला और बच्चे के साथ है, उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। 9 अक्टूबर को कोर्ट ने इस महिला की कमज़ोर आर्थिक और मानसिक स्थिति के मद्देनज़र उसे गर्भपात की इजाज़त दे भी दी थी, लेकिन 10 अक्टूबर को एम्स के मेडिकल बोर्ड ने एक नई रिपोर्ट में एएसजी को बताया कि भ्रूण के जीवित बचने की पूरी संभावना है। एम्स के डॉक्टर की रिपोर्ट के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने कोर्ट का रुख किया है और गर्भपात की इजाज़त के कोर्ट के पुराने आदेश को वापस लेने की मांग की थी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड मामले में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया। अदालत ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील की थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। आरोपियों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उनका कहना था कि सिर्फ वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया है और फांसी की सज़ा दी गई है। गौरतलब है कि निठारी कांड का खुलासा 2006 में हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने, जबकि मनिंदर सिंह को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया था। 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों
और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। आए हैं, 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया गया। कितने केसेस में अपील की गई थी और कितने में फांसी? कोहली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 थे शायद, हाँ। अच्छा। 12 14 नहीं, मिलाकर 12 या 14 देवर 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है। और पंढेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दी। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस बुलेटिन में। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले की सुनवाई 2 नवंबर के लिए टल गई है। आज इस केस में आरोपी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने अदालत में पेशी से छूट मांगी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। सीबीआई ने इस 4 जुलाई को केस में दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पहली बार तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था। प्रवर्तन निदेशालय ने सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ में दुर्ग और राजनांदगांव में छापेमारी की है। ईडी ने ऑनलाइन सट्टा ऐप कारोबार से जुड़े सौरभ चंद्राकर के 7 करीबियों के घर छापे मारे। ईडी ने कुछ दिन पहले सौरभ चंद्राकर की 417 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की थी। इस मामले में ईडी ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने नगर निगम में ठेकेदार नेहरू नगर ईस्ट निवासी दीपक सावलानी उर्फ जयदीप के ठिकानों की भी तलाशी ली। ईडी द्वारा आरोपियों के खिलाफ दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि महादेव सट्टा ऑनलाइन के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के तार खंगाले जा सकें। वहीं बेंगलुरु में आयकर विभाग के छापे के दौरान करोड़ों रुपए की बरामदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस छापेमारी के दौरान 42 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। भाजपा इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। भाजपा इस मामले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है। भाजपा इन दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। भाजपा ने इसको लेकर पोस्टरवार छेड़ दी है। भाजपा ने सीएम पर कलेक्शन मिनिस्टर होने का भी आरोप लगाया। भाजपा ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विभिन्न जिला और तालुका मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि जब्त की गई नकदी कांग्रेस की है। भाजपा ने कांग्रेस पर 5 चुनावी राज्यों में चुनावों के लिए
धन जुटाने के लिए राज्य में एटीएम सरकार चलाने का आरोप लगाया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के मामले पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी से यह पूछना चाहती है कि कैसे राज्य में कांग्रेस नेताओं के पास से करीब 150 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। आज भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे का पर्यायवाची बन चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं से क्या पूछें, हम उम्मीद करेंगे राहुल गांधी कुछ बोलेंगे। हाँ, जरूर कुछ बोलेंगे, क्योंकि 50 करोड़ रुपया अगर कैश सीज होता है तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो राहुल गांधी रोज सवाल पूछते हैं और प्रियंका गांधी हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा से कृपया अपना मुंह खोलेंगे इस मामले पर, जो भ्रष्टाचार का सीधा उदाहरण है। मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी ने 39 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। मिजोरम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लाल सावता को आइजोल पश्चिम 3 से मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतों की गणना 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मिजोरम में अपनी जनसभा की। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में हमें जनता का समर्थन मिला तो हम सबसे पहला काम युवाओं के रोजगार को बढ़ाने के लिए करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने छात्रों, युवाओं व स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए अभियान की सराहना की। पत्रकारों से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान शहीदों और वीरों को नमन करने का अवसर है। अनुराग ठाकुर ने महिला आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, जबकि मोदी सरकार ने इसको कानून बनवा दिया। इस राजनीतिक दल ने 75 साल से 60 साल उन्होंने राज किया और महिला आरक्षण बिल कभी मंजूर ना करवाया हो और वहां पे भी गुमराह किया। 10 साल इनकी सत्ता रही, 2004 से 14 तक। सांप सूंघ गया था क्या मजबूरी थी? क्यों नहीं किया पास? मोदी जी लाए भी, रिकॉर्ड मतों से पूरा भी करवाया और बताया भी कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, कैसे सेंसस होगा और इसको लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए मौसम के विषय में जानकारी साझा की है। मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। राज्य में 1-2 जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। अनुमान है कि कल से बारिश में कमी देखी जाएगी और 18 अक्टूबर से मौसम ठीक हो जाएगा। ये पश्चिम विक्षोभ है सक्रिय, उसकी वजह से मौसम खराब है और आज भी कंटिन्यू करेगा। आज भी प्रदेश के लगभग अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी रहेगी। 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। कल से इस बारिश में कमी आएगी और 18 तारीख से मौसम में जो है ठीक हो जाएगा। अहमदनगर और नारायणपुर स्टेशनों के बीच आज दोपहर करीब 3 बजे 8 डिब्बों वाली डेमू ट्रेन के 5 डिब्बों में आग लग गई। हादसे में किसी के घायल होने या मौत की सूचना नहीं है, क्योंकि आग लगने पर सभी यात्री ट्रेन से उतर चुके थे। वहीं रेल अधिकारियों ने जानकारी दी कि जलते डिब्बों के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं फंसा है।
आज एनएसजी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि एनएसजी के सभी कर्मियों को स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। एनएसजी ने खुद को एक विशिष्ट बल के रूप में मजबूती से स्थापित किया है और हमें विभिन्न खतरों से बचाया है। इस विशेष अवसर पर मैं बल के सभी बहादुर कर्मियों की सराहना करता हूं, जिन्होंने अपना फर्ज निभाने के दौरान अटूट कर्तव्यनिष्ठा, हमारे राष्ट्र के प्रति गहरे प्रेम और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। इसरो के बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मिशन की पहली TVD-1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को होगी। इस परीक्षण उड़ान के परिणामों के आधार पर आगे के परीक्षण किए जाएंगे। इसमें क्रू मॉड्यूल को परखा जाएगा, जिसमें क्रू स्लेप प्रणाली भी शामिल है। गगनयान का यह हिस्सा 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने में उपयोग होगा। परीक्षण सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम की डिप्लोमेटिक अकादमी में इंडो पैसिफिक में भारत विषय पर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक विकास के लिए भारत अपना पूरा सहयोग करेगा। कार्यक्रम में उन्होंने आसियान की केंद्रीयता के महत्व को रेखांकित किया और क्वाड के योगदान पर प्रकाश डाला। लॉस एंजल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। क्रिकेट सहित 5 खेलों को लॉस एंजल्स में शामिल करने की सिफारिश मान ली गई है। ये फैसला मुंबई में चल रहे IOC सत्र में लिया गया है। इस सत्र में क्रिकेट के साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को शामिल किया गया है। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट के प्रवेश को आज मुंबई में 141वें IOC सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। इन खेलों की सिफारिश LA आयोजन समिति ने की थी। IOC की सदस्य नीता अंबानी ने क्रिकेट के ओलंपिक में शामिल होने पर खुशी जताई। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।